नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पेडागोजी के क्लास नंबर 3 में बाय जायसवाल सर लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम अभिनंदन है। और आज के लाइव क्लास में हम जो पाठचर्या का पूरा कंप्लीट है आज करने वाले हैं। आज जो पाठचर्या का कंसेप्ट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर आपका जो सेकंड कंसेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके अगले कंसेप्ट योजना है, अनुदेशन, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, संप्रेषण, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, सारे हम लगातार आपके चैप्टर वाइज सारे प्रश्न करने वाले हैं ताकि आप लोग पेडागोजी में 100 टू 100 मार्क्स आपके आ सकें। तो पेडागोजी के तीसरी क्लास में, लाइव क्लास में सभी का वेलकम है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से कल के मॉक क्वेश्चन का पहले प्रश्न कर लेते हैं। कल हमने आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया था कि पाठचर्या विकास प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों के क्रमानुसार सजाना है। मूल्यांकन, लक्ष्य ध्येय चयन, अधिगम अनुभव का संगठन, विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभव का चयन। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शन दिए गए थे, हमने आपको बताया भी था। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, वह आपका हो जाता है, पहले आपका होगा लक्ष्य ध्येय चयन, आपका लक्ष्य और ध्येय का चयन करना। इसके बाद आपका होता है अधिगम अनुभव का चयन करना। इसके बाद होता है विषय वस्तु का चयन करना। इसके बाद होता है अधिगम अनुभव का संगठन बनाना, और अंत में आपका मूल्यांकन होता है। तो पहला जो चरण होता है वह हमारा कौन सा होता है? लक्ष्य को ध्येय करना पहला हो जाएगा। इसके बाद अधिगम अनुभव को चुनना। इसके बाद आपका विषय वस्तु। इसके बाद अधिगम अनुभव का संगठन की बात करेंगे, और पांचवा आपका मूल्यांकन। तो ये आपके क्रम रहेंगे, यानी जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया है। पहला कथन है, पाठचर्या परीक्षण ऐसा मूल्यांकन है जो पाठचर्या विकास की प्रत्येक अवस्था या सोपान के अंत में किया जाता है। दूसरा है आपका कथन है कि अनुभाविक आंकड़ों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पाठचर्या का विकास करते समय उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है, इसमें पहला कथन हमारा सही दिया गया है कि पाठचर्या परीक्षण ऐसा मूल्यांकन है जो पाठचर्या विकास की प्रत्येक अवस्था सोपान के अंत में किया जाता है, यानी केवल ए, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान पाठचर्या में जिन आधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है वे कौन से हैं? बहुसांस्कृतिक शिक्षा, यौन शिक्षा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, या अंतर सांस्कृतिक संबंध की बात करेंगे। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान पाठचर्या में आधुनिक क्षेत्रों को जो शामिल किया गया है वह आपके बहुसांस्कृतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है, यौन शिक्षा को भी शामिल किया गया है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, और अंतर सांस्कृतिक संबंध की बात करेंगे। तो ये सभी ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं। ये सारे जो है आपके वर्तमान पाठचर्या में आधुनिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, पाठचर्या में निम्न में से क्या प्रतिबंधित होना चाहिए? दर्शन की संस्कृति, अनुभव व ज्ञान की संस्कृति, समाज व धर्म की संस्कृति, संबंधी ज्ञान व समाज की संस्कृति। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, सिलेक्शन पाना। तो पाठचर्या में क्या आपका प्रतिबंधित होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं पाठचर्या में संबंधी ज्ञान व समाज की संस्कृति प्रतिबंधित होना चाहिए। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक पाठचर्या से आशय क्या होता है? कि नवीनता, ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, की सामाजिक समरसता का क्षेत्र, की तकनीकी ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, की नवीन अनुभूतियों व खेल के क्षेत्र की बात करेंगे। तो आधुनिक पाठचर्या से क्या होता है? तो आधुनिक पाठचर्या से आशय क्या होता है दोस्तों? कि नवीनता, ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, नवीनतम ज्ञान व अध्ययन क्षेत्र, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, बेफिक्र कमेंट कीजिए। यहाँ पे सभी लोग, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न है, दिया गया कि कथनों पर विचार करना है। चलिए, 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमों की आलोचना न केवल उनकी विषय सूची की दृष्टि से
अपितु शिक्षण विधि की दृष्टि से भी की जाती है। दूसरा है, पारचर्या मूल्यांकन के लिए हमें अपना निर्णय अनुभवजन्य प्रमाण प्रसाधों को जमा नहीं करना होगा। यह पारचर्या मूल्यांकन एक बेहद खर्चीला है, वह अप्रचलित मूल्यांकन है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से जो हमारा कथन सही दिया गया है वह यह है कि विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रमों की आलोचना न केवल उनकी विषय सूची की वजह से अपितु शिक्षण विधि की वजह से भी किया जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है, तो केवल ए वाला सही हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कथन पर विचार करना है और ज़्यादातर पाठचर्या से कथन रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपकी पाठचर्या की अंतिम क्लासेस के बाद अगले चैप्टर की बात करेंगे। इसमें से पहला कथन है, अभीष्ट पाठचर्या व क्रियात्मक पाठचर्या में अंतर नहीं होना चाहिए। क्रियात्मक पाठचर्या में कक्षा के वास्तविक प्रक्रम के संकेत हैं जिनके माध्यम से अभीष्ट पाठचर्या कार्य संपादित किया जाता है। पाठचर्या के विकास के दौरान पुनरीक्षण प्रबंधन व पाठचर्या क्रियान्वयन के लिए अभिन्न अंग के रूप में पाठचर्या के मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। कौन सा यहाँ पे कथन आपका सही दिया गया है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा यहाँ पे सही कथन हो जाता है वह हमारा, देखिए आपका पहला भी कथन सही है क्योंकि अभीष्ट पाठचर्या व क्रियात्मक पाठचर्या में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा भी आपका कथन सही है कि क्रियात्मक पाठचर्या में कक्षा के वास्तविक प्रक्रम के संकेत हैं जिनके माध्यम से अभीष्ट पाठचर्या कार्य जो है संपादित किया जाता है। तीसरा कथन है, पाठचर्या के विकास के दौरान पुनरीक्षण प्रबंध व पाठचर्या क्रियान्वयन के लिए अभिन्न अंग के रूप में पाठचर्या के मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। तो तीनों पॉजिटिव हमारे कथन दिए गए हैं, तो एबीसी जो तीनों कथन है अर्थात ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित है, पाठ की प्रकृति से संबंधित है, विशेष प्रावधान से संबंधित है, या सामूहिक प्रयास से संबंधित हो जाता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, पाठचर्या मूल्यांकन का अर्थ जो संबंधित हो जाता है वह आपके उद्देश्य और विषय वस्तु से संबंधित हो जाता है। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या जो है कब तैयार की गई थी? तो सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या जो है आपके 2005 में तैयार की गई थी। कोई भी डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 चौथे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा द्वारा 2005 में प्रकाशित है। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी में भारत, इसके पूर्व देखिए ये जो आपकी एनसीएफ 2005 है, यह चौथे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। पहले जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975 में आई, इसके बाद 1988 में आई, तृतीय आपका 2000 में प्रकाशित हुआ, फिर आपका चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में हुआ। तो 1975, 88, 2000 और 2005 ये चार आपके राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। तो चारों आपको माइंड पे कर लेना है, कोई भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों का संवेदी विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास या सामाजिक लक्षणों पर विचार की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या का जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है वह क्या हो जाता है? आप सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता तथा अन्य मामलों में काम के अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का प्रभावी प्रावधान बनाएंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? सभी बताइएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 61। तो राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य मामलों में काम के अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का प्रभावी प्रावधान बनाएंगे। तो संविधान के जिस अनुच्छेद में यह आपका प्रावधान हो जाता है वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों अनुच्छेद 41 की बात करेंगे। जी हाँ, अनुच्छेद 41 की बात करेंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के कितने आधार हैं?
2, 6, 4, 5। तो अगर आपने कल की लाइव क्लास आपने अटेंड किया होगा, कल की क्लास आपने देखा होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं पारिचर्या के टोटल 4 आधार। हमने कितने बताए थे? 4 बताए थे। पारिचर्या नियोजन के लिए उन्होंने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रिया व अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। अब जो समाज जिस दर्शन से प्रभावित होता है, उसकी पारिचर्या उससे ही प्रभावित होती है। इस प्रकार दर्शन पारिचर्या निर्माण का मुख्य आधार होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पारिचर्या के लक्ष्य जो है निर्दिष्ट होते हैं, उनके उद्देश्यों से, उनके सिद्धांतों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके संपूर्ण पाठ्यक्रम से होते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, पेडागोजी में 100 टू 100% आपका अंकित करना। तो पारिचर्या के जो लक्ष्य निर्दिष्ट होते हैं वह किन सिद्धांतों पर होते हैं, उद्देश्यों पर होते हैं, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम पर होते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, पारिचर्या के जो लक्ष्य निर्दिष्ट होते हैं उनके उद्देश्यों से होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारिचर्या मूल्यांकन का अर्थ संबंधित है, उद्देश्य विषय वस्तु से है, पाठ की प्रकृति से है, विशेष प्रावधान से है या सामूहिक प्रयास से है? सभी कमेंट कीजिए। तो पारिचर्या मूल्यांकन का अर्थ जो संबंधित हो जाता है वह आपके किससे हो जाता है? वह आपके उद्देश्य और विषय वस्तु से हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, पारिचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यमान व निर्माणाधीन पारिचर्या की क्षमता तथा कमी निर्धारित करने के लिए की जाती है। यह मूल्यांकन परिणाम मूलतः पारिचर्या की प्रभाविता को आंकने की एक प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप जिस वर्ग में रखेंगे, 2 आपके कथन आपकी स्क्रीन पर दिए गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है दोस्तों, वह हमारा हो जाएगा ए और बी, दोनों की बात करेंगे। जी हाँ, भारतवर्ष में हिंदी को आप जिस वर्ग में रखेंगे वह आपका पारिचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया विद्यमान व निर्माणाधीन पारिचर्या की सक्षमता तथा कमी निर्धारित करने के लिए की जाती है। मूल्यांकन परिणाम मूलतः पारिचर्या की प्रभाविता को आंकने के लिए एक प्रक्रिया है। तो ए व बी दोनों ऑप्शन है, यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा पारिचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? एक नए स्तर कार्यक्रम का प्रवर्तन की बात करेंगे, एक नए विषय का प्रवर्तन की बात करेंगे, किसी विषय में या उसके भीतर परिवर्तन की बात करेंगे, या शैक्षणिक संसाधन केंद्र के उन्नयन की बात करेंगे। तो इनमें से कौन सा पारिचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं? तो एक नए स्तर कार्यक्रम का प्रवर्तन यह पारिचर्या परिवर्तन का उदाहरण है। एक नए विषय का प्रवर्तन यह भी पारिचर्या परिवर्तन का उदाहरण है। किसी विषय में या उसके भीतर परिवर्तन ये भी आपका पारिचर्या परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन शैक्षणिक संसाधन केंद्र का उन्नयन ये आपका उदाहरण नहीं है। यानी देखिए, सभी में प्रवर्तन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्नयन की बात की जा रही है, तो उन्नयन आपका सही नहीं है। तो ये आपका उदाहरण पारिचर्या परिवर्तन का उदाहरण आपका नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पारिचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों का संवेदी विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास या सामाजिक लक्षणों पर विचार की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पारिचर्या का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आपका क्या होता है? तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपके कक्षा में ना तो नेता होता है
और ना ही आपका आदेशक होता है। कक्षा में एक उत्प्रेरक के रूप में होता है। एक उत्प्रेरक, एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय परिचर्यक रूपरेखा 2005 के तहत किन परीक्षा सुधारों को सुझाया गया? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के तहत किन परीक्षा सुधारों को सुझाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। सभी फीडबैक करते रहिए। कल हम एक नए चैप्टर की क्लास की शुरुआत करेंगे, तो डेली शाम को 7 PM पे मिलिए लाइव क्लास के साथ। CDP पेडागोजी के बेहतरीन शिक्षण शास्त्र की तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।